आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज और ये है खास मुलाकात। आज की ये खास मुलाकात हमारे लिए बहुत खास इसलिए भी है कि हम बात कर रहे हैं श्री गौतम अडानी से, जो अडानी उद्योग समूह के फाउंडर हैं और चेयरमैन हैं। 50,000 करोड़ रुपए के टर्नओवर की कंपनी है और जो टॉप 5 कंपनियां हैं इस वक्त मार्केट कैप के मुताबिक, उसमें इनका शुमार होता है। अडानी जी, आप एक प्रकार के हमारे लिए उदाहरण हैं, एक प्रकार की प्रेरणा है कि एंटरप्रेन्योरशिप हो तो सेल्फ मेड फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर क्या कर सकता है। आपसे इस इंटरव्यू के लिए आपने समय निकाला, बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। इसके पहले कि हम आपकी कामयाबी की कहानी पर बात करें, पहला सवाल ये जरूरी होगा कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट देश का कैसा है। 12 बहुत खराब गया, स्लो डाउन का दौर अभी भी लग रहा है। ऐसे में इस वक्त बिजनेस करना कितना आसान है आपके लिए? नहीं, देखो, इसमें संजय जी ऐसा है कि बिजनेस का अभी वातावरण काफी कष्टदायक है, इंटरेस्ट रेट हाई है, बट एट द सेम टाइम देश की जरूरत के हिसाब से अपॉर्चुनिटी काफी है। एडवर्सिटी में हम लोग देखते हैं कि क्या अपॉर्चुनिटी निकल सकती है और उसमें से हम जो भी बेस्ट हो सकता है उसके ऊपर आगे बढ़ते हैं। इस वक्त आपका अपना फोकस, क्योंकि आप इतने सारे बिजनेसेस में हैं और क्रिटिकल बिजनेसेस में हैं। इंडिया ग्रोथ स्टोरी की जब भी बात करेंगे तो पावर की बात होगी, ट्रांसपोर्टेशन की बात होगी, लॉजिस्टिक्स की बात होगी, माइनिंग की बात होगी, लेकिन इन सारे मुश्किल एरिया में आपको बिजनेस करने में दिक्कत तो आती होगी। नहीं, जरूर से दिक्कतें हैं। अभी देखने जाए तो माइनिंग एरिया के अंदर एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के इश्यूज है, लैंड एक्विजिशन एंड रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट के इश्यू है। भारत सरकार जरूर से ये सब बिल लाने की कोशिश कर रहा है और ये सब चीजें आगे आने वाले टाइम के अंदर रिजॉल्व हो जानी चाहिए, क्योंकि भारत सरकार को भी मालूम है कि ये प्रायोरिटी सेक्टर है और उसके जितने प्रॉब्लम्स है उसको दूर करने के लिए वो पूरे प्रयास कर रहा है। पावर सेक्टर के भी इश्यू है, वो उसमें फ्यूल सप्लाई का इश्यू आके खड़ा हुआ है। कोल इंडिया जो सप्लाई कर रही है, कोल इंडिया को भी दिक्कत आ रही है एनवायरमेंटल एंड अदर इश्यूज में, जिसमें वो प्रोडक्शन नहीं बढ़ा पा रही है। तो कंट्री के अंदर आज फ्यूल की शॉर्टेज है और उसके लिए हम लोगों ने ये 3 साल पहले इंडिया से बाहर देखने का, ये अपॉर्चुनिटी बाहर देखने का चालू किया और उसमें हमारा मकसद वो था कि हम बाहर एसेट करें। यहाँ थोड़ी दिक्कत है, बाहर थोड़ी आसानी है और वो वहां से जो रॉ मटेरियल्स है वो इंडिया में लेके, एनर्जी इंडिया में लेके आवे और उसके अपने देश की एनर्जी सिक्योरिटी में भी एक हम सहभागी बने। अडानी जी, आप बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि यहाँ पर प्रोजेक्ट को लागू करने में दिक्कत होती है, इसलिए आपको लगा कि बाहर करेंगे तो थोड़ा जल्दी होगा, यहाँ पर रुकावटें ज्यादा हैं। तो आपके लिए ग्रोथ करने के लिए आपको बाहर जाना जरूरी लगा। ये हमारे लिए खराब कमेंट्री है इस देश के गवर्नेंस के लिए। ये अकेला ऑफकोर्स गवर्नेंस का एक इश्यू है, लेकिन गवर्नेंस से भी ज्यादा जब सरकार के लेवल पे कोई भी इश्यू डिस्कशन आता है तो सरकार को दोनों साइड का बैलेंस करने की आवश्यकता खड़ी होती है। तो सरकार भी काफी टाइट चलती है, उनके लिए दोनों साइड की मुश्किलें है। एक साइड पे डेवलपमेंट की है, दूसरी साइड पे काफी पॉपुलेशन। लेकिन सरकार का काम तो यही है ना कि ट्रेड ऑफ करना पड़ता है अलग अलग कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट में। हाँ, तो सरकार डेफिनेटली वो उसके ऊपर कुछ न कुछ तो कर रही है, ऐसा भी नहीं है कि सरकार शांत बैठी हुई है। अच्छा, अगर मैं ये आर्ग्यू करूं कि देखिए, मैं भी पर्यावरण का बड़ा भारी वकील हूं, लेकिन मैं अगर ये आर्ग्यू करूं कि ये एक्चुअली पॉलिटिकल फुटबॉल बना ली है मंत्रियों ने, विभागों ने, राज्य और केंद्र के बीच में, और पर्यावरण के नाम पर वो देश की ग्रोथ के लिए जो जरूरी काम है उसका नुकसान कर रहे हैं। ऐसा है कि देखो, कुछ भी संजय जी, ऐसा है कि कुछ भी आप डेवलपमेंट करेंगे तो पर्यावरण का नुकसान तो होगा। अभी इश्यू लार्जर है कि पर्यावरण का नुकसान कम से कम कैसे हुए और डेवलपमेंट भी कंट्री कैसे किया जाए, क्योंकि ऐसा है कि भारतवर्ष को काफी डेवलपमेंट की, इंफ्रास्ट्रक्चर की और वो सब काफी जरूरत है। यंग जनरेशन इतनी आ रही है तो उनका एस्पिरेशन भी काफी ज्यादा है। तो ये डेवलपमेंट के अलावा कोई दूसरा रास्ता है नहीं। एट द सेम टाइम एनवायरमेंट भी संभालना, वो भी साथ साथ में सरकार की एक जिम्मेदारी आके खड़ी होती है। तो ये सब चीजें बैलेंस करने में कभी एक पल्लू भारी हो जाता है और उसमें काफी नुकसान हो जाता है। लेकिन जहां इमरजेंसी वाली स्पीड की जरूरत है, उसका उदाहरण आपके पावर प्रोजेक्ट का लेते हैं। देश का सबसे बड़ा पावर प्रोजेक्ट है। कोल इंडिया से कमिटमेंट है कि 30% कोयला हिंदुस्तान का होगा, जो आपको मिलना चाहिए। अभी भी ताजा मीटिंग हुई और उसमें फैसला नहीं हुआ है। ये आपको कैसा लगता है?
ऐसा है कि देखो, ये जब सरकार के ऊपर जब एक इश्यू आता है तो वो अकेला एक प्रोजेक्ट के बारे में नहीं सोचती है, वो लार्जर इंटरेस्ट के बारे में सोचती है। लेकिन एट द सेम टाइम सरकार को वो भी मालूम है कि ये प्रोजेक्ट तैयार हो गया हुआ है, उसका पीपीए भी साइन कर दिया है, उनका प्लांट लोड फैक्टर कम चल रहा है और कंपनी भी नुकसान कर रही है और उसमें देश का भी नुकसान हो रहा है कि जो प्रोजेक्ट अवेलेबल है उसको ये रॉ मटेरियल कोयला नहीं होने की वजह से पूरा प्लांट लोड फैक्टर पे नहीं चल रहा है। तो सरकार ऐसा नहीं है कि संवेदनशील नहीं है ये बाबत में, और सरकार के पास भी आज कोई कोल इंडिया के पास प्रोडक्शन नहीं है, कोल इंडिया के पास कोयला नहीं है, तो वो किस तरह से करे कि जब कोयला भी नहीं है और आगे कैसे लिंकेज देवे। आज पूरा देखने जाओ तो 11वां प्लान पीरियड पूरा हुआ है, अभी 12th प्लान पीरियड का प्रोजेक्ट सब चालू होगा और उसके अंदर आज 12th प्लान का जो कोल इंडिया का जो प्रोडक्शन है वो 11th प्लान के पावर प्रोजेक्ट को ही खाली सप्लाई कर पाएंगे। तो पूरा का पूरा जो 12th प्लान के जितने पावर प्रोजेक्ट आ रहा है वो उसका आज कोयले का कुछ अंदाज नहीं है कि वो किस तरह से आएगा और वो प्रोजेक्ट कैसे चलेंगे। आपको कोई ठोस उम्मीद है कि सरकार इस प्रॉब्लम्स को एक्चुअली सॉल्व कर लेगी और आपको एक लिमिटेड टाइम फ्रेम के अंदर, ऑलरेडी बहुत लेट है, कोयला मिलना शुरू होगा? कब से? ऐसा है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी इसमें ये विषय के ऊपर काफी इन्वॉल्व थी और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के काफी दबाव के अंदर ये सब काम आगे आगे बढ़ भी रहा है। लेकिन दिक्कतें भी उसके साथ साथ में है, क्योंकि जब कोयला ही नहीं है और उसके ऊपर अपने प्रेशर करते हैं कि भाई कोयला का आप अवेलेबिलिटी करो, तो वो भी एक दिक्कत है और उनका सॉल्यूशन दूसरा कुछ नहीं है लेकिन इंपोर्ट करना पड़ेगा। कंट्री को ये इंपोर्ट किए बिना आपके हर प्रोजेक्ट को 100% कैपेसिटी पे चलाना आज बहुत मुश्किल है। अभी सवाल आता है कि एक साइड पे सब लोगों ने पावर परचेस एग्रीमेंट साइन किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भरोसा दिया था कि हमारी ये पॉलिसी है, उसके ऊपर उन्होंने लिंकेजेस दिए हुए थे, लेकिन जब प्रोजेक्ट चालू हुए तो वो लिंकेजेस फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। तो ये सब सिचुएशन में जो टैरिफ पास थ्रू जब तक नहीं होगा तब तक ये पूरा पावर सेक्टर पूरा दिक्कत में रहेगा। सारे सिनेरियो को देखते हुए आपका जो ऑस्ट्रेलिया बिजनेस था, बड़ा एम्बिशन था आपके लिए और आपने एक बड़ा काम किया, उसके बारे में भी थोड़ी चिंता थी। इन्वेस्टर्स और रिसर्च रिपोर्ट्स हम लोग जो पढ़ते रहे उसमें लगातार कहा गया कि अच्छा बिजनेस है लेकिन ट्रांसपोर्ट करके उसको ला पाना आपके लिए एक बड़ी समस्या है, अगर वहां पर आप प्रोडक्शन शुरू भी कर दें। उसका जरा स्टेटस बताइए। आज ऐसा है कि डेफिनेटली ये माइनॉरिटी शेयर होल्डर जो है उनके लिए एक चिंता का विषय है कि अदानी ग्रुप काफी एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑस्ट्रेलिया में कर रहा है। ये $10 बिलियन का 50,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उसमें हम लोगों ने ऑलरेडी 15,000 करोड़ रुपया ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया है। एग्जिस्टिंग रनिंग पोर्ट था वो गवर्नमेंट ऑफ क्वींसलैंड का डाइवेस्टमेंट प्रोग्राम के अंदर हमने एक्वायर्ड किया हुआ है। वो पोर्ट को हम 50 मिलियन टन क्षमता से उसको 120 मिलियन टन क्षमता के ऊपर एक्सपांशन कर रहे हैं। 350 किलोमीटर की रेलवे लाइन डाल रहे हैं और ये पूरा जो 10 बिलियन टन है विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कोल्ड रिजर्व माइन, सिंगल लोकेशन कोल्ड रिजर्व माइन इन द वर्ल्ड है, वो उसको हम डेवलप करने जा रहे हैं। अभी सब ये प्रोसेस में आज एनवायरमेंट क्लियरेंस के अंदर प्रोसेस चल रहा है और हमको काफी उम्मीद है बाय अगस्त सितंबर ये साल के अंदर हम ये एनवायरमेंट क्लियरेंस करके हम उसको कंस्ट्रक्शन चालू करेंगे। तो ये क्लियर है कि दिक्कत अगर है भी तो ऑस्ट्रेलिया में कम से कम सरकार फैसला ले रही है और फैसला करने दे रही है लोगों को। नहीं, आज ऐसा हुआ है कि रिसोर्स सेक्टर के अंदर काफी कंपनियां ने जो उनका इन्वेस्टमेंट जो प्लान था वो स्लो करके रखा हुआ है, वो उसका हम फायदा उठा रहे हैं कि आज जो कंस्ट्रक्शन के लेबर्स अवेलेबिलिटी काफी हो गई है। दूसरा क्या है कि जो सरकार भी जो है वो भी आज अप्रूवल बहुत फास्टर वहां दे रही है। जो 1.5 साल लगता है वो अभी 1 साल के अंदर वो दे रहे हैं, क्योंकि क्या है काफी लोग चेजिंग नहीं कर रहे बाकी प्रोजेक्ट के ऊपर।
तो उसके हिसाब से हम एक टाइम का अपॉर्चुनिटी फायदा ले रहे हैं कि जिससे हमारा ये प्रोजेक्ट टाइम पे लग जाए और हम कंट्री में जल्दी से जल्दी कोयला उसको लेके आए। बिल्कुल। इसी तरीके से पोर्ट में आपने बड़ा काम किया और आपको जब एक्सपांड करना है तो वहां पर भी दिक्कत है, और दिक्कत यह है कि जिन गौतम भाई अडानी को हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, भारतीय नागरिक हैं, सरकार जो चाहे सो पता लगा सकती है, उस व्यक्ति के पोर्ट के बारे में इनको सिक्योरिटी कंसर्न है। ये चक्कर क्या है? ऐसा है, सिक्योरिटी कंसर्न वो एक्चुअली हमको बताते है नहीं कि भाई कौन से वजह से ये सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं दे रहा है। पर ये डेफिनेटली हमारे लिए भी एक चिंता का विषय है कि हम कंट्री का लार्जेस्ट पोर्ट चला रहे हैं। दूसरे कंट्री के मेजर पोर्ट ट्रस्ट के अंदर भी हमारे को टर्मिनल का 2010-11 तक हमको परमिशन दिया हुआ है। अभी चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट के लिए भी हमने मेगा कंटेनर टर्मिनल के लिए भी जो बिड किया हुआ है, एंड सडनली ये सिक्योरिटी कंसर्न बता रहे हैं। सरकार खुल के आके हमारे से बात नहीं कर रही है। हम सरकार को अप्रोच किया हुआ है कि इसको ये रिव्यू करने की आवश्यकता है। जब हम एक भारतीय होने के नाते हम विदेश में जाके एक भारतीय के रूप में एक ऑस्ट्रेलिया का लार्जेस्ट पोर्ट हम आज ऑपरेट कर रहे हैं, एक्वायर करके ऑपरेट कर रहे हैं, और हमारी खुद की कंट्री के अंदर जब ये दिक्कत आ रही है तो सरकार को भी इसमें देखने की आवश्यकता है। आप क्या कर रहे हैं? सरकार को कुछ कहते हैं तो उनका रिस्पांस क्या होता है? क्योंकि ये बहुत अजीब सी बात है कि एक तरफ देश में इतने बड़े बड़े काम होने हैं और वहां हम सरकार में कोई आपत्ति करें और पता लगाने जाएं कि किनसे बात करें तो वो कौन सा प्राणी है, कौन सा विभाग है, पता ही नहीं चलता। नहीं, सरकार को हमने इसमें रिप्रेजेंटेशन किया है और मेरे हिसाब से सरकार इसको रिव्यू करेगी। इसी तरह से आपकी बातों को सुन करके मेरा ये सवाल पूछने का मन होता है कि जब आप लोग 3 साल, 5 साल, 10 साल के आगे की योजनाएं बनाते हैं तो क्या आप अभी ऐसे माहौल में हैं या आपका मूड ऐसा है कि अब जो मुझे नए बिजनेसेस करने हैं वो हिंदुस्तान से में कम और बाहर ज्यादा करने हैं? नहीं संजय जी, ऐसा नहीं है कि ऐसी सिचुएशन खड़ी हुई है। 2010 के अंदर हमने 2020 तक का नेक्स्ट 10 साल के लिए हमने एक विजन पेपर तैयार किया था हमारे ग्रुप के लिए में, जिसमें 200 मिलियन टन हम पोर्ट की कैपेसिटी हैंडल करेंगे, 200 मिलियन टन हम कोल माइनिंग करेंगे और 20,000 मेगावाट हम पावर जनरेशन कैपेसिटी चालू करेंगे। आज उसमें से आज हमारा पूरा कॉन्फिडेंस है कि बाय 2017-18 में ये हम तीनों चीज हम उसको अचीव कर पाएंगे। अभी हम हमारी दूसरी एक्सरसाइज नेक्स्ट 1 साल के अंदर चालू करेंगे, जो हमको 2015 से 2025 का विजन हम पेपर बनाएंगे इंटरनली। तो आज कंट्री के अंदर अपॉर्चुनिटी इतनी है और मैं तो ऐसा सोच रहा हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आज कंट्री ने इतना कुछ नहीं कर पाया है। जो भी किया है वो भी बहुत बहुत कम है, और कंट्री के अंदर मेरे हिसाब से जैसे पूरा भारत पूरा नया बनाना है, इतना अपॉर्चुनिटी बढ़ा हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर। गुजरात में ही आपका चूंकि ज्यादा फोकस रहा है और महाराष्ट्र में भी आप एक बहुत बड़ा पावर प्रोजेक्ट लगाने वाले थे, उसका क्या स्टेटस है? नहीं, महाराष्ट्र का सबसे लार्जेस्ट प्रोजेक्ट है 3,300 मेगावाट का। वो भंडारा गोंदिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर तिरोड़ा प्लेस के ऊपर हमें लगा रहे हैं। वहां सरकार ने हमको एक माइन दिया था लोहारा, लेकिन एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री ने वो वहां पे टाइगर रिजर्व सेंचुरी के नजदीक था, तो इसलिए वो माइन कैंसिल कर दिया था। लेकिन वो प्रोजेक्ट आज फुल स्विंग है। पहला मशीन उसमें चालू हो गया, दूसरा मशीन भी अभी हम 15-20 दिन में चालू हो जाएगा, और नेक्स्ट 6 महीने के अंदर सब 5 यूनिट है जो 3300 मेगावाट टोटल कैपेसिटी है वो चालू हो जाएगा। अच्छा, अगले 6 महीने में महाराष्ट्र में टोटल कैपेसिटी पे प्लांट ऑपरेट कर रहा होगा, और वहां पर अब आपको फ्यूल लिंकेजेस की कोई इशू नहीं? वहां फ्यूल लिंकेज का डेफिनेटली एक इश्यू है, क्योंकि जो लोहारा माइन जो चली गई उसके सामने हमने भारत सरकार को रिक्वेस्ट किया है कि इसको टेपरिंग लिंकेज की जगह पे परमानेंट लिंकेज करके दे दीजिए, जो अभी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर में लास्ट एसएलसी में ये सब चर्चा हुआ था, और ये बाकी ये सब कैबिनेट में जाएगा। तो इसके फाइनेंशियल्स आपके बहुत इंपैक्टेड हो गए होंगे, क्योंकि लोहारा से नहीं मिल रहा तो कॉस्ट आपका ऊपर चला गया। हाँ, उसके लिए हमने MERC को, रेगुलेटर को अप्रोच किया है कि आप हमारी ये टैरिफ, क्योंकि हमको इसमें वायबिलिटी बैठती नहीं है, तो आप ये फोर्स मेजर सिचुएशन है कि हमने कंपनी की तरफ से जो भी करना था वो सब पूरी तरीके से किया है।
टाइम बाउंड एक प्रोजेक्ट लगाया हुआ है, हमने पूरी क्षमता के साथ एक किया हुआ है। जो एक कंपनी के कंट्रोल के बाहर की चीजें हैं, ये एनवायरमेंटल इश्यू, वो उसके अंदर के कंपनी का कोई दोष नहीं है और उसको फोर्स मेजर करके इसको टैरिफ को एडजस्ट करना चाहिए। बिल्कुल, इसलिए थोड़ा सा आपके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे भी यहाँ बात करना अच्छा होगा। वो ये कि आपके शेयर होल्डर का कंसर्न क्या है कि बड़ा भारी डेट है, कैश फ्लो निगेटिव में है और इस तरह के जो प्रोजेक्ट हैं सारे रुके हुए हैं, ऐसे में आप अपने इन्वेस्टर्स को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा है कि पावर हमारे यहाँ 3 इश्यूज है। पोर्ट में लोगों को कंसर्न और डाउट्स है अबाउट सिक्योरिटी क्लियरेंस। हमारा पोर्ट का पूरा धंधा बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, उसका ग्रोथ भी आज आपने देखा होगा लास्ट क्वार्टर दिसंबर एंड तक का पूरे कंट्री का ग्रोथ ऑलमोस्ट 0 या 0.5% था, जबकि मुंद्रा का ग्रोथ 20% पे है। तो वही दिखा रहा है कि कंपनी जो पोर्ट सेक्टर्स में है वो बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है और ग्रोथ भी कर रही है और उसका एक्सपांड भी कर रही है। जो मेजर इश्यू आ रहा है वो माइनिंग में आ रहा है। माइनिंग में इश्यू नया इन्वेस्टमेंट का है और जो मेजर इश्यू है पावर का है। और पावर का हम देख रहे हैं कि आगे के टाइम के अंदर नेक्स्ट 3 महीने के अंदर ये रेगुलेटरी इश्यू शॉर्ट आउट हो जाएंगे। ये पूरा इंडस्ट्रीज का इश्यू है, अकेला अदानी पावर का इश्यू नहीं है, ये लार्जर इश्यू है और लार्जर इश्यू में लगता है कि गवर्नमेंट इसको रेस्क्यू करके ये पावर सेक्टर को बाहर निकालेगी। सभी राज्य अपने अपने हिसाब से ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस और इस तरह की चीजें करते रहते हैं, लेकिन ये वाइब्रेंट गुजरात एक बड़ी भारी स्टोरी बन गया है हम लोगों के लिए। उसका 6th एडिशन यहाँ पर हो रहा है। आपको क्या लग रहा है ये मैकेनिज्म कितना इफेक्टिव हुआ है, कितना यूजफुल है, या सिर्फ एक इवेंट है एनुअल? नहीं, ये अकेला इवेंट नहीं है। आप ऐसे देखने जाओ तो नरेंद्र भाई ने ये 2003 से चालू किया था। बहुत छोटे पैमाने में ये वाइब्रेंट गुजरात इन्वेस्टर समिट का बहुत छोटे पैमाने में चालू किया था। 2005 आया, 7 आया, 9 आया। 2005-7 तक भी लोगों को ऐसा था कि ये खाली एक इवेंट है, लेकिन हम लोग पहले से जो यहाँ के गुजरात के इंडस्ट्रियलिस्ट है या वो हम लोग मानते थे कि नहीं, ये बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म मोदी जी ने तैयार किया हुआ है जिससे सब लोग एक ही प्लेटफॉर्म में आते हैं। सरकार को भी पॉलिसी बनाने में वो आसानी रहती है, सरकार भी समझने की, ब्यूरोक्रेसी भी समझने की, एडमिनिस्ट्रेशन भी उसको समझने की आवश्यकता रखते हैं कि ये पैगाम को आगे ले जाना है तो क्या क्या उनको पॉलिसी बनानी पड़ेगी। तो ये सब तरीके से। दूसरा है, जब इसका रोड शो के लिए अब्रॉड भी जाते हैं, आज हम गुजरात बेस्ड कंपनी है, हम कोई भी विदेश में जाते हैं तो इंडिया देख के और गुजरात देख के उनको एक दूसरा तरह का एक कंफर्टेबल महसूस होता है। क्या ये समझा जाए, बहुत अच्छी बात कही आपने, कि जब विदेशी कंपनियां भले वो कहीं की भी हों, जापान से लेकर अमेरिका और बीच के सारे देश, जब भारत में कहीं बिजनेस लगाने की सोचते हैं तो गुजरात उनके रडार पे टॉप 1-2 स्टेट्स में है। वो ऐसे भी हो ही जाएगा, क्योंकि जिस तरह से एक माहौल एक खड़ा कर दिया हुआ है, जिससे क्या है कि जिसको आज हर स्टेट में जो प्रॉब्लम्स है इंडस्ट्रीज को आज इंसेंटिव से ज्यादा गवर्नमेंट से उनको फैसिलिटेशन ज्यादा चाहिए। तो वो जो गुजरात में अवेलेबल है वो दूसरे स्टेट भी उसको फॉलो कर रहा है। बिल्कुल। और वो देश के लिए आज देखने जा रहे तो बहुत अच्छी बात है कि स्टेट लाइक बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, दे आर ऑल्सो ट्राइंग एंड फॉलोइंग द सेम मॉडल। बिल्कुल। अच्छा, मेरा एक ये असेसमेंट है जिससे लोग एग्री या डिसएग्री कर सकते हैं कि वाइब्रेंट गुजरात को एक इवेंट मान करके देखना गलत है। ये टोटल इकोनॉमिक एजेंडा को ड्राइव करने का एक एक्सप्रेशन है, एक एक्टिविटी है। लेकिन वाइब्रेंट गुजरात के जरिए अब एक नेशनल फुटप्रिंट बनाने की कोशिश होगी कि गुजरात किस तरह से देश के दूसरे राज्यों में भी फैसिलिटेट कर सकता है ग्रोथ को। ये कुछ प्लान दिखता है आपको? नहीं, वो डेफिनेटली ये नरेंद्र भाई का एक प्रयास डेफिनेटली है कि दूसरे स्टेट भी इसके अंदर भागीदार करे, दूसरे कंट्री भी इसके अंदर आके ये प्लेटफॉर्म को यूज करे। और वो अकेला गुजरात के पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देख रहे, वो नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं। बिल्कुल। और बहुत लोग ये बीच में आलोचना चलाते रहते थे, बातें होती रहती थी, खास करके अमेरिकन और यूरोपियन देशों के बारे में। मेरा अंदाज ये है कि ये जो एक रुकावट थी वो भी अब टूट गई है। आप तो बिजनेसेस से बात करते रहते हैं, आपका क्या फीडबैक है कि क्या बड़े पैमाने पर अमेरिकन और ब्रिटिश और दूसरे यूरोपीय देशों की कंपनियां अब गुजरात के साथ बिजनेस करने को तैयार है?
नहीं, ऐसा है कि जब एक कंपनियों का जो कारोबारों का सवाल आता है तो वो पहले से भी जब यूके या अमेरिका ने जब एम्बार्गो लगा के रखा हुआ था तो ऐसा नहीं था कि अमेरिकन कंपनी या यूरोपियन कंपनी वो यहाँ के गुजरात में काम नहीं कर रही थी। तो वो तो पहले से कर रही है और आगे एवरी टाइम जब ये देखते हैं, क्योंकि वो लोग देखते हैं कि कौन से स्टेट में अच्छा गवर्नेंस है, कौन से स्टेट में वो आने से आज उनकी काबिलियत और जो भी मूडी लगा रहे हैं वो उसका बढ़ावा हो सकता है, कौन से स्टेट में आने के बाद में उनका ग्रोथ हो सकता है। तो वो जो स्टेट में जो भी चीफ मिनिस्टर आगे करेगा वो उसमें बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल। अडानी जी, आपसे इस बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू।